नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाई। दिल्ली में हाईकोर्ट के एक जज के बंगले में लगी आग ने न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार के सवाल को सुलगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले जले हुए नोटों की गड्डियों की तस्वीरों से देश का मीडिया और सोशल मीडिया दोनों इस वक्त पटे पड़े हैं। हालांकि ये सब कुछ उनके घर से मिला या नहीं, इस पर भी खूब वाद विवाद है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। घटना के तुरंत बाद उनका तबादला, फिर तबादले का विरोध, फिर इंटरनल जांच कमेटी और अब फिर एक बार तबादले की बात आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था में इस तरह के मामले से निपटने के लिए कोई कारगर सिस्टम है या नहीं? क्या है सच में भ्रष्टाचार का मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है? इन सभी बड़े सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। जज के घर नोटों की गड्डी में लगी आग भले बुझ गई हो, लेकिन इसकी लपटों से कई बड़े सवाल सुलग उठे हैं और अब इसकी आंच जस्टिस यशवंत वर्मा तक पहुंचने लगी है। अब जांच पूरी होने और फैसला आने तक जस्टिस यशवंत वर्मा किसी भी तरह का न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने ये सर्कुलर जारी किया है। हाल ही में सामने आए घटनाक्रम के मद्देनजर जस्टिस यशवंत वर्मा से तुरंत प्रभाव से न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपें। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक उन्हें सुनवाई से दूर रखा जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी है। ट्रांसफर हम टूथ एंड नेल अपोज कर रहे हैं, इनका ट्रांसफर यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा है, सीजीआई साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि परमिशन ग्रांट करें सीबीआई और ईडी से इन्वेस्टिगेशन हो इनकी। तीसरा है कि इनके सारे जजमेंट्स की स्क्रूटनी की जाए, इनके टेन्योर में जो भी जजमेंट्स दिए गए हैं, जिससे कि पब्लिक कॉन्फिडेंस दोबारा रीगेन हो सके, एक ऐसा सिग्नल जाए जनता में, जनता का विश्वास न्यायालय पे और बढ़े। दरअसल होली के दिन 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को स्टोर रूम के पास कैश का अंबार मिला। इसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को फोन करके जस्टिस वर्मा के घर कैश मिलने की जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की और आंतरिक जांच शुरू कर दी। इस रिपोर्ट में कैश मिलने और अधजले नोट की बात की पुष्टि हुई। डीके उपाध्याय के सामने जज यशवंत वर्मा ने अपना पक्ष भी रखा। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा ने दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। फिलहाल कैश के स्कैंडल पर कोर्ट से लेकर सियासी गलियारे तक कोहराम मचा हुआ है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने पहले ही ट्रांसफर को लेकर विरोध किया था और अब विपक्ष के नेता भी निशाना साध रहे हैं। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। अब तो लग रहा है कि जब तक आग नहीं लगेगी और जज के घर में, तब तक पता ही नहीं लगेगा कि नोटों का अंबार कहाँ कहाँ है। ये तो अपवाद नहीं है। जस्टिस वर्मा अपवाद नहीं है। अदालत से लेकर सियासत तक ये मामला अभी गर्मा गया है, लेकिन जस्टिस वर्मा के घर पर कैश के इस कांड ने पुराने घाव को कुरेद दिया है। न्यायपालिका की जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर बहस तेज हो गई है। सवाल है कि न्यायपालिका में करप्शन और उनकी जवाबदेही को लेकर बदलाव की जरूरत आ गई है या फिर ये जजों को बदनाम करने की कोई सोची समझी बड़ी साजिश है।
तो आखिर क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है कि हम जुडिशियल सिस्टम पे कोई सवाल उठा रहे हैं। ये मामला क्या है, अभी इस पर जांच कमेटी बैठी है, अभी बहुत सारे तथ्य सामने आने बाकी हैं। आगे इसका क्या होगा वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन अब अगर घटना घटी है और उस पर सवाल उठे हैं तो चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल देश की जनता के मन में है। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। हम स्वागत करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज A.N. मित्तल साहब, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज सुनील गौड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनेश जेतवानी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आप भी जज की वो जो बहुत सम्मानीय कुर्सी होती है उस पर बैठे हैं, और अब ये पूरा घटनाक्रम देखिए, मैंने शुरू में भी कहा कि अभी हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जितनी चीज़ें आंखों के सामने हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो फिर उनके ट्रांसफ़र की बात आती हो, चाहे उस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हो उनकी रिपोर्ट हो, उसके बाद CJI साहब ने जो उन पर कमेटी बिठाई है, वो मतलब कहीं ना कहीं संदेह तो है और जांच ज़रूरी है। ये पूरा मामला क्या बताता है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा अपना मानना यह है कि इस मामले में पहले ही बहुत देर की जा चुकी है। बहुत से सबूत या तो मिट चुके हैं या मिटाए जा चुके हैं, और बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि जस्टिस वर्मा का जो सफाई आ रही है वो एक राजनीतिक दल की तरह सफाई आ रही है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, हमारा कोई पैसा नहीं है। मैं मान्यवर ये बताना चाहता हूं कि न्यायमूर्ति के आवास में कोई व्यक्ति बिना परमिशन के नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके आवास का प्रत्येक कोना कोना उनके कब्जे में माना जाता है, चाहे वो फिजिकल पोजीशन हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो। तो ये कहना कि उन्होंने या उनके किसी परिवार वाले ने ये नोट नहीं रखे, हाँ, एक बात जो साजिश की बू आ रही है, साजिश की बात उस सीमा तक सही हो सकती है जब ये सिद्ध हो जाए कि जो जले हुए नोट हैं या जो आग दिखाई जा रही है वो नकली नोट थे। अगर वो असली नोट हैं तो फिर साजिश की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति तथाकथित साजिश करने के लिए इतने बड़े नोटों का अंबार और फिर उसमें आग लगा देगा। तो उनका ये कहना कि उनका उस स्टोर रूम में कबाड़ भरा रहता है, पुराने गद्दे पुराने फर्नीचर भरे रहते हैं, मान्यवर जब फर्नीचर और कबाड़ उनका है तो नोटों की गड्डी भी उन्हीं की होंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा कानून का एक सिद्धांत है रेसिप्टर एक्विटर कि जो थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। यहाँ जो वीडियोग्राफी सोशल मीडिया पर आ रही है, आपके चैनल पर भी आ रही है, उससे पूरी तरह स्पष्ट है कि ये नोट जली अवस्था में उस स्टोर रूम में पाए गए। आप कितना ही कह लीजिए कि ये मैंने नहीं रखे, एक और कानून का सिद्धांत है कि अगर आपके कब्जे से कोई चोरी की वस्तु बरामद होती है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपने जानबूझ करके या ये जानते हुए कि ये चोरी की वस्तु है आपने पास नहीं रखी। ये नोट कहाँ से आए, क्यों आए, ये कोई सब्जी का थैला या आटे का बैग या कोई ड्राई फ्रूट का बैग नहीं है कि कोई भी आदमी आकर के रख जाए और कोई भी आदमी आकर के उसको न बिना बताए रख जाए। जहां तक उस स्टोर रूम में, जैसा कि उनका बयान है, उस स्टोर रूम में CPW के कर्मचारी, उस स्टोर रूम में गार्ड, माली और स्टाफ का आना जाना था। मान्यवर, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि ना तो गार्ड की औकात है, ना माली की औकात है, ना स्टाफ की औकात है, और ना उनके घर में जो सिक्योरिटी रहती है उसकी औकात है। घर में जब भी किसी व्यक्ति की प्रवेश होता है तो सबसे पहले माननीय न्यायमूर्ति से या उनके परिवार वालों से पूछा जाता है कि अमुक व्यक्ति आपके घर में आपसे मिलने के लिए आना चाहता है, आपकी क्या अनुमति है। जब उसको
मिल जाती है तभी वो व्यक्ति घर में प्रवेश कर सकता है। तो ठीक है। मेरा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की आवश्यकता ये है कि हमें इम्पीचमेंट के प्राविधान को या तो सरलीकरण कर देना चाहिए या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सके। ठीक है, एक समिति बनी है, समिति अपनी रिपोर्ट देगी। आपने भी देखा है कि इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है बहुत दुरूह प्रक्रिया है। तो ऐसे अच्छा, जहां तक त्यागपत्र का सवाल है, त्यागपत्र स्वेच्छा से ही दिया जाना चाहिए। अगर किसी दबाव में या किसी की कहने से दिया गया है तो वो त्यागपत्र मान्य नहीं होता है। तो आज संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता आ गई है। जो इम्पीचमेंट का प्राविधान है उसको ठीक है किया जाए जी, और उसमें बदलाव किया जाए। ठीक है सर। मैं थोड़ा सा बात को आगे लेके जाता हूं कि एक तो ये हो गया जो मित्तल साहब ने कहा कि बहुत सारी जो सफाई आई जस्टिस वर्मा की तरफ से वो तार्किक नहीं लगती, और दूसरी साइड है कि जब ये घटना का पता लगता है उसके बाद उनका एक आनन फानन में ट्रांसफ़र की बात आती है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो उसका विरोध करता है, कहता है कि हम कूड़ेदान नहीं हैं। फिर वो एक 3 जजों की कमेटी अपॉइंट होती है। आज हम फिर सुन रहे हैं कि उनका तबादला हो गया। अब कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह हो सकती है। गौड़ साहब, क्या इसको लेकर ऐसा लगता है कि पूरे मामले को या तो शुरुआत में समझ नहीं आया, समझने में देर लग गई, या ढंग से मतलब क्या इसी तरह से इसे टैकल किया जाता है? आप बेहतर बता पाएंगे हमें। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो इनका ट्रांसफर का प्रपोजल था ये पहले ही अंडर कंसिडरेशन था, क्योंकि इनकी कोई कंप्लेंट थी दिसंबर में, उस पे एक्शन जो हो रहा था उसी पे इनका ट्रांसफर का बन रहा था। वही दुर्भाग्य की बात है कि ये इंसिडेंट हो गया है और इस पे जांच की रिपोर्ट का हमें वेट करना चाहिए। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि सच्चाई क्या है। और इम्पीचमेंट हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि इम्पीचमेंट नहीं हो सकती। और ऐसे केस में एक बार रिपोर्ट आ जाए जांच की, उसके बाद इम्पीचमेंट अवश्य होना चाहिए। और ये अगर इम्पीचमेंट होती है तो ये इम्पीचमेंट कामयाब होगी अगर वो दोषी है तो। जी जी, मेरा ये मानना है। जी सर, ठीक है। विराग गुप्ता साहब, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है, अब चूंकि सिस्टम है ये, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट तो आप किसी जज को कभी निकाल नहीं सकते, कभी हटा नहीं सकते। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरनल जांच की व्यवस्था दी और उसके तहत जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो अब इस केस में भी हो रही है। लेकिन बहुत सारी जुडिशरी से ही आवाज़ आ रही है। अभी आपने भी देखा, चाहे वो बार एसोसिएशन की तरफ से हो या फिर मित्तल साहब ने अभी जैसी बात की कि इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। अगेन फिर ये शायद टेक्निकल विषय हो जाएगा, लेकिन ऐसे में क्या हो सकता है और क्या सही पोर्ट्रे होगा, क्या सही तस्वीर दिखेगी? क्योंकि एक तरफ विश्वास का मामला है, जुडिशरी का मामला है, देश की जनता का भरोसे का मामला है। विपिन जी, 7 साल पहले जनवरी 2018 में जब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे सिस्टम की सड़ांधता पर एक उन्होंने देश भर का ध्यान आकर्षित किया था, तो आपके चैनल में डिबेट हुई थी और उसके बाद कुछ सार्थक निष्कर्ष भी निकले थे और सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर सिस्टम लागू हुआ था। अभी मित्तल साहब ने जो बात बोली, मित्तल साहब की बातों से मैं 100% सहमत हूँ। और 3-4 बातें जो समझ में आती हैं कि पहला, जो जस्टिस वर्मा का जो लिखित बयान है उसमें इतने सारे विरोधाभास हैं कि समझ में नहीं आता है कि उसको कितना स्वीकार करना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर साजिश है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी चाहिए। लेकिन अगर कोई साजिश सिटिंग जज के खिलाफ हो रही है तो उनको शिकायत दर्ज कराने से कोई रोक नहीं है। तो अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के लिखित बयान को सही माना जाए तो वो क्यों नहीं अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज जारी हो तो वो पूरी साजिश का एक पर्दाफाश हो सकता है। तीसरी बात कि नोट वहाँ पर थे नहीं थे, जले नहीं जले, वीडियो सही है नहीं है, लेकिन जो मलबा 15 तारीख को सुबह जो बोरियां वहाँ से हटाई गई हैं वो हटाने का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, किसने हटाई है? मैं नहीं मानता हूँ कि 3-4 एजेंसीज जो फायर ब्रिगेड हैं, पुलिस है या स्टाफ है या सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम हाई कोर्ट के हैं वो गलत बयान देंगे। और जो अभी 1 हफ्ते पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा के एक मामले में
एसआईटी के गठन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वहाँ के स्थानीय आईपीएस पुलिस अधिकारी हैं वो सही जांच नहीं कर रहे हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं, तो उन्होंने यूपी कैडर के 3 आईपीएस अधिकारी जो बाहरी थे उन लोगों से एसआईटी का गठन किया। तो इस मामले में आंतरिक जांच कमेटी, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं होते हैं, तो 3 विभिन्न हाईकोर्ट के जज किस तरह से दिल्ली आकर के जांच करेंगे, ये क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी भी इस स्थिति को नहीं देखा था और इसीलिए प्रोटेक्शन दिए थे कि उनको एक संवैधानिक संरक्षण मिले। लेकिन उस संवैधानिक संरक्षण की आड़ में इस तरीके की जो बातें हैं, इससे पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा उठता है। और ये अग्नि परीक्षा का समय है, और अग्नि परीक्षा का समय ये है कि जुडिशरी ने जिस मुस्तैदी से एनजेसी कानून को रद्द किया था 2015 में, और उसको 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला था कि पूरा सिस्टम सड़ांधता से भरा हुआ है, तो ये जो दिक्कत है लोगों की, दिक्कत इस एक जज की नहीं है, दिक्कत है पूरे सिस्टम से भरोसा उठने की, जहां पे नियुक्ति प्रक्रिया पे सवाल उठ रहे हैं। और जब इम्पीचमेंट की बात आती है तो आज़ादी के संविधान निर्माण के 75 साल बाद आज तक एक भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ। 2 जजों को इन हाउस कमेटी ने दोषी करार दिया, लेकिन उनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हुआ, वो रिटायर हो गए हैं। तो 1600 से ज़्यादा शिकायतें जुडिशरी के खिलाफ आई हैं, लेकिन उनका ग्रीवांस रिड्रेसल क्या है? तो जो सबको न्याय देते हैं उन्हें भी न्याय की अवधारणा में सही साबित होना चाहिए, और वो कानून से परे नहीं है। तो किस तरीके से हम इस घटना को, इस अवसर को न्यायिक प्रक्रिया के प्रति भरोसे में तब्दील कर सकें, यह लोकतंत्र और संविधान दोनों की जीत होगी। ठीक है विजय जी, अब लगातार सवाल है क्योंकि मामला ही ऐसा है जिसने सनसनी मचा दी। अब कोलेजियम सिस्टम पे भी बात आ गई, जिस तरीके से वहाँ ट्रांसफ़र होते, कह रहे कि पारदर्शिता नहीं, मतलब जो सवाल मैंने अभी विराग जी से पूछा उसी का एक्सटेंशन इसे समझ लीजिए कि वहाँ पारदर्शिता की कमी है। जब बात ऐसे सिस्टम पर आती है जो खुद न्याय देता है लेकिन उसकी तरफ उंगली उठे, तो फिर आपके पास कोई ऐसा एक्टिव सिस्टम नहीं है जिससे आप सच में चीज़ों को वैसे देख सकें जैसी वो हैं। मन में एक डर आ जाता है कि कहीं अवमानना ना हो जाए, कहीं कोई और चीज़ ना हो जाए, या फिर एक सिस्टम खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बना रखा है कि वो जांच होगी तो उसके अंदर ही होगी, कोई और एजेंसी जाके वहाँ पर नहीं कर सकती है। अब क्या इसे माना जाए कि अब इसे बदलने का वक्त आ गया है? वो 4 जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी जिक्र अभी किया विराग जी ने, लेकिन इस घटना ने फिर वो सारे सवालों को जिंदा कर दिया है। बिल्कुल विपिन साहब, विराग जी जो बात कर रहे हैं वो भी बात ठीक है, और अभी जो माननीय जजेस जो रहे मित्तल साहब और गौड़ साहब ने बात की वो महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो 4 जजेस की बात भी विराग साहब ने की, अब उनमें से कुछ जज कहाँ पर है ये भी चर्चा कर सकते हैं क्या? तो अलग इशू है, बहुत सारी चीजें कहाँ से कहाँ पहुंचती है उसको अलग से मुद्दा है। और एनजेसी की चर्चा करना, एनजेसी को लेकर बार बार ये चर्चा जुडिशरी को लेकर होती रही कि आप ही अपने आप को जज करते रहेंगे तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा। ये हमेशा ही होता है, किसी भी सिस्टम में हो तो बार बार ये बात की जाती है। पार्लियामेंट का कोई मामला आता है तो आप कहते हैं कि जुडिशरी उसको देखे, सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ से देखता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, ये तो बड़े सवाल है एनजेसी को लेकर और जजेस को लेकर। इस घटना पर कुछ सवाल मुझे बार बार लगते हैं जिसका जवाब अभी आना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ रखा गया था। पहले तो कहा गया कि पैसा था ही नहीं। अब आप 14 और 15 की रात और 24, 22, 23 तक की रात को देखें, और अभी कल सुबह तक वहां पर उनके जज साहब के घर के बाहर वो जले हुए नोट मिले। मैं पूछ रहा हूँ क्या इसमें पूरा सिस्टम फॉलो किया क्या? 14 तारीख की रात को यदि ये घटना हुई है तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी हुई है? क्या उसमें जो पैसा मिला गया या जो भी जांच हुई उसकी रिकॉर्डिंग हुई? और क्या ये बताया गया कि कितना पैसा वहां पर मिला है, ये सारे नोट जल गए हैं या नहीं जले? और जब इतने सारे नोट मिले हैं तो पुलिस की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है जो वो पूरे घर में भी इस बात की जांच करती कि कहीं और जगह तो पैसा नहीं रखा हुआ है? क्या उस समय इनकम टैक्स के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी? क्या ईडी के साथ ये मसला करने की जरूरत नहीं थी? और ये उसके बाद भी पैसा मिल रहा है, और क्या वो पैसे का या जो पूरा जिस तरह से सिस्टम होता है कि उसकी पूरी बनाया गया कि कितना पैसा मिला है, कितने बोरे जले हैं, कितनी करेंसी नहीं मिली है या कुछ और सामान मिला है, इस सब की जानकारी क्या है? क्या पुलिस वहां पर जब गई थी तो क्या जो उनकी बेटी और जो भी लोग मौजूद थे उनके सामने उनके साइन करके ये वेरिफिकेशन किया गया कि ये चीजें वहां पर बरामद हुई है? ये भी बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा होने की जरूरत है। और क्या सारे जो सबूत हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एविडेंसेस हुआ है क्या ये अपराध है कि नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर
पुलिस सिस्टम, फायर ब्रिगेड, सब लोगों की भी चर्चा होनी चाहिए। जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी कह रहे हैं कि कर्मचारी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को जलते हुए देखा है, और उसमें कहा गया कि 5-6 बोरे करेंसी के वहां पर पाए गए हैं, तो इन सब सवालों के भी जवाब देना चाहिए। और क्या ये मीडिया का प्रेशर था कि इतने दिनों बाद ये तमाम बात हुई, या जो जगदीप धनखड़ साहब हमारे राज्यसभा के चेयरमैन है और उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि 1 हफ्ता क्यों लगा, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी की गई, जब सीजेआई को इन्फॉर्म कर दिया गया, जजेस सीजे को जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं उनको, चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस कमिश्नर ने, तो बहुत सारे सवाल हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और उसके बाद इस पर चर्चा होना जरूरी है कि जुडिशरी की विश्वसनीयता, क्योंकि हमारा अब जो आजादी के बाद 75 साल में जो केवल एक सिस्टम बचा, उसमें सबसे ज्यादा भरोसा हमारा जुडिशरी में है, आम आदमी का। और अगर जुडिशरी पर भी सवाल होने लगे, विश्वसनीयता घटने लगी, तो फिर गंभीर संकट पैदा होगा। एनजेसी तो एक बड़ा सवाल है, केवल एनजेसी से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में कैसे इंटरनल इंक्वायरी हो, किन सब बातों का ध्यान रखा जाए। और ये बात हो सकती है, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये क्या जो ट्रांसफर ऑर्डर है, वो माननीय हमारे जजेज बता सकते हैं, ये पनिशमेंट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली हाईकोर्ट में नंबर 2 के सीनियर जज हैं, जसवंत वर्मा साहब, जस्टिस वर्मा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको 9 नंबर की सीनियरिटी मिल रही है। तो ये इसे क्या मैं जनरल ट्रांसफर मानूं या ये पनिशमेंट ट्रांसफर है, और किस वजह से है, ये भी बहुत सारे सवाल है ना। तो इन सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और एक बात अरुण जेटली साहब ने बहुत पहले कही गई थी, जो वो कहते थे कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, क्योंकि जजेस के फैसले, रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट के बाद के भविष्य को ध्यान में रखकर किए तो नहीं जा रहे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो कूलिंग ऑफ पीरियड अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे जजेस, और कोई नई बात नहीं हो रही। अभी एक जज का नाम लूंगा तो आप कहेंगे पहले भी होते रहे, तो पहले भी होते रहे। तो इस पर भी सवाल खड़े करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, क्या जजेस के अपॉइंटमेंट, यह संवैधानिक पद है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि उनको कहा जाए कि आगे आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, जैसे हम राष्ट्रपति जी के लिए करते हैं, और उसमें चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, जजेज हैं, इन पर ये ऐसा काम किया जा सकता है। सब सवाल नए तरीके से खड़े हुए हैं और इनके जवाब जुडिशरी को खुद को ढूंढना चाहिए। राइट, नहीं, आपके सवाल जो है, शायद मित्तल साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, मैं उनके पास आऊंगा। और इसमें दोनों तरह की चीज़ है, कुछ तो तात्कालिक सवाल है कि इस पूरे मामले को जिस तरह से घटनाक्रम, हाँ विराग जी आपके पास भी आऊंगा, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, वो बहुत सारे सवाल अपने आप में पैदा करता ही है कि भाई क्यों इस तरीके से लंबी चीज़ें घूम घूम के गई, अलग अलग बयानबाजी। आपने कुछ वो दमकल विभाग का भी कहा, तो जो कर्मचारी गए थे उनके अलग बयान आए, उनके जो विभाग प्रमुख हैं उनका बयान अलग है, और ऐसा लगा कि चीज़ें अदल बदल इस तरीके से होती रही और कंफ्यूजन फैलता रहा पूरे समय। और बाकी जो आपने कहा जो दीर्घकालिक चीज़ की, हाँ कूलिंग ऑफ पीरियड, या बहुत सारे जजेस जो बाद में क्या फैसले पहले तो इस हिसाब से नहीं लिए जा रहे जो बाद को तय कर रहे हो, बहुत सारी बातें जो उठ सकती हैं। दिनेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिनेश जी, इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो ये जो पूरा एक हफ्ते भर का घटनाक्रम है, ये जिस हिसाब से बदला, जितनी बार बदला, जितनी तेजी से बदला, वर्मा जी पे तो खैर जो उठा सवाल उठा, लेकिन पूरे सिस्टम पे सवाल उठा गया। हाँ विपिन जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ केस में बहुत मोड़ आ रहे हैं, और मैं वकील हूँ, ऐसा कहना नहीं चाहता, बट लीगल सिस्टम पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि एक तरीके से दीपापोती की जा रही है, बार बार यू टर्न्स हो रहे हैं, कभी है कभी नहीं होती है, कभी कहते हैं नोट मिले हैं, कभी कहते हैं नहीं मिलते हैं। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट वाले भी कई बार कहते हैं कि हाँ हमने ये बोला नहीं था कि नोट मिले हैं, और फिर वीडियो रिलीज हो जाती है। तो बहुत कंफ्यूजन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है। और अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, ऐसा लगता है कि मनी ट्रेल का भी पता लग रहा है, जिसमें किसी की मिली भगत हो सकती है, कुछ वकीलों की भी मिली भगत हो सकती है। पर इसमें मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन। और आज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर कि ये जो कहावत है कि जस्टिस ऐसा लग नहीं रहा होगा या हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हमारी जुडिशरी को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि
एग्जैक्टली क्या हुआ और ये पैसा कहाँ से आया, और ये मुश्किल काम नहीं है। अभी तक हमें आप देखेंगे जितने भी ऑर्डर जो कम्युनिकेशन हुई है फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफिस, जो उसका रिप्लाई आया है, उस रिप्लाई में भी अभी तक हमारे को क्लियर नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन सी, इज इट सीबीआई, इज इट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है कि सभी इन्वॉल्व हैं। आपको फॉरेंसिक कराने पड़ेंगे, बहुत सारा आपको लैपटॉप का फॉरेंसिक कराना पड़ेगा, मोबाइल फोन का फॉरेंसिक कराना पड़ेगा। तो आप कैसे मना कर सकते हैं डिजिटल एविडेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। और ये सिर्फ जजेस कॉन्स्टिट्यूट करने तक रुकना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना ही चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल जजेस को भी, और क्या आगे हम रिपोर्ट आगे किस डायरेक्शन में जा रही है। और ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, बेशक वो हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। आई अंडरस्टैंड कि जुडिशियल हम उनको इमीडिएटली नहीं निकाल सकते या इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास ये तो प्रूफ है, हमारे पास नोट हैं और हमारे पास बयान ले सकते हैं, वकीलों का बयान ले सकते हैं जहाँ से पैसा आया। आप करेंसी नोट्स देख के पता कर सकते हैं कि कौन से बैंक में लास्ट थे, किसके बैंक अकाउंट से ये पैसे निकले हैं, कौन से एटीएम से पैसे निकले हैं। आप करेंसी नोट्स देख के आराम से मनी ट्रेस कर सकते हैं, क्या ये इंटरनेशनली पैसा आया है। तो ये जो ये मुश्किल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर हम चाहते हैं और इसमें अगर सीनियर ऑफिसर्स करें इसमें इन्वेस्टिगेट, तो ये हम पता कर सकते हैं। तो आज बहुत बहुत बड़ा जुडिशरी के ऊपर एक सवाल खड़ा होता जा रहा है, और हमारे जैसे सिटीजन्स और हमारे जैसे वकील लोग जो डेली प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, हमें थोड़ा सा लग रहा है कि क्या ये लीगल सिस्टम कम्प्लीटली, हमें डाउट तो होता है, लेकिन ये क्या कम्प्लीटली सेल आउट हो गया है इंडिया का लीगल सिस्टम। नहीं, बड़ी बड़ी बात है जो आप बोल रहे हैं, बड़े बड़े शब्द हैं दिनेश जी। ये विराग साहब कुछ कहना चाह रहे थे। विराग साहब, उसमें यही सवाल है, देखिए ये लोगों के मन में भी सवाल होगा कि चलिए एक इंटरनल कमेटी तो बन गई, 3 जज उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन इसके जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब वो पैसा कहाँ से आया, उसका फॉरेंसिक और मतलब आगे पीछे का ट्रेल, वो तो काम जांच एजेंसियों का है। तो अगर जब तक वो नहीं करेंगी तो क्या एक इंटरनल कमेटी ये सारी बातों का सच जान पाएगी? विपिन जी, मैं दिनेश जी के एक बात का जवाब और विजय त्रिवेदी जी के एक बात का जवाब दे करके और फिर उसी में आपका जवाब दूंगा। दिनेश जी ने अभी 2 बातें बोली। उन्होंने पहली बात बोली कि करेंसी को देख करके उसका सोर्स, उसका सारी बातें पता की जा सकती है। पूरे मामले में समस्या ये है कि नोट कहीं भी उपलब्ध नहीं है, पंचनामा नहीं बना है, इवन मलबा भी गायब कर दिया गया है या हो गया है, जो कि इन्फॉर्मेटिव समझ में आ रही सुप्रीम कोर्ट के प्रेस नोट से और जज साहब के जो लिखित बयान से है। तो जब कुछ वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है, जो केस जो पूरा मटेरियल है, तो फिर उसको जांच कैसे होगी, किस बात की जांच होगी? सिर्फ वीडियो के आधार पर कैसे किसी को कितना इवन कितने पैसे थे, इस बात का भी कहीं कोई अनुमान नहीं है पंचनामे में। तो कुछ भी वहाँ पर नोट या बोरे उपलब्ध नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स, उसमें भी एक समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से अपने कानून बनाती है। जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, वहाँ पर संविधान के बारे में, उसमें संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को सुरक्षा मिली है, लेकिन उन्हें लोक सेवक माना जाता है और वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के भीतर आते हैं। और लोकपाल ने अभी इस बारे में कार्रवाई करना चालू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस पर रोक लगा दिया है। तो अब एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है जिसके हिसाब से जजों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती है, और जब तक एफआईआर नहीं होती है तब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नाम का कोई ऑफिसर उसकी जांच नहीं कर सकता है। लेकिन जो इन हाउस कमेटी है, वो इन हाउस कमेटी ईडी, सीबीआई या फॉरेंसिक की मदद ले सकती है। और संभवतः चीफ जस्टिस ने जो अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और उसके बाद फिर पुलिस कमिश्नर से जो पूरा सीडीआर और सारी डिटेल मांगे गए हैं, लेकिन उसकी कैसे विश्लेषण होगा उसमें उनको मदद लेनी पड़ेगी। 2 छोटी छोटी बातें। आज से 4-5 साल पहले
कहा गया था कि पूरा जुडिशियल सिस्टम बहुत ही खतरे में है और सैटरडे के दिन इसके लिए विशेष एक बेंच का गठन हुआ था और जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाई गई थी और बोला गया था कि बताइए कि पूरा जुडिशियल सिस्टम किस प्रकार से उसमें एक नेक्सस बना हुआ है। और जस्टिस पटनायक की कमेटी की रिपोर्ट आई गई और उसमें सिस्टम कैसे हमारा सुधरा हमें नहीं पता है। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लग रहा है कि इस मामले के बाद और इसमें सरकार को पहल करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने सामूहिक तौर पर एक फैसला लिया था कि सारे जज एनुअल अपना रिटर्न, अपनी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो उसको फाइल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में संभवतः 39 जज हैं और 39 जजों में मेरी जानकारी के हिसाब से अधिकांश जजों ने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और कई जजों ने अपने डमी रिटर्न फाइल किए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो देश के सारे जज अपना जो एनुअल रिटर्न है उनको जो कंपलसरी उसको तौर पे, भले ही वो परंपरा है, उसको कानून समझ के उसको करना चाहिए। और जो जज नहीं करें उनके, मुझे लग रहा है कि सरकार को कड़े कदम उठा करके और उनकी नाम सार्वजनिक करने चाहिए, क्योंकि ये मामला भी तभी खुला है जब देश के सबसे बड़े अखबार में हेडलाइन में खबर आई है, अन्यथा ये मामला भी रफा दफा हो गया होता। तो पारदर्शिता और अगर न्यायिक व्यवस्था अपने आत्म अनुशासन से सुधार नहीं करेगी तो इस तरीके के दबाव से, इस तरीके से कंप्रोमाइज से, इस तरीके के करप्शन के केसेस से पूरे सिस्टम के प्रति भरोसा खत्म हो जाएगा, जो जजों के लिए, वकीलों के लिए, देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मित्तल साहब, तो क्या ऐसे में पूरा का पूरा इस मामले का दायित्व ताकि जुडिशरी पर लोगों का भरोसा बना रहे और उसका जो स्थान है वो कायम रहे, सीजेआई साहब के पास चला जाता है? और दूसरा एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है कि क्या ये पूरा का पूरा मामला विद इन जुडिशरी ही फाइनल होगा कि ये सही है, गलत है, कोई करप्शन है या नहीं है, या कहीं इसमें सरकार की भी कोई एंट्री होगी? देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस दिन ये घटना, जी, ये मैंने मित्तल साहब से सवाल पूछा सर। गौड़ साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। मेरा मानना ये है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन माननीय न्यायमूर्ति का पूरा घर सील कर देना चाहिए था, बाकायदा तलाशी लेनी चाहिए थी। उनके इलाहाबाद के आवास पर या अन्य कोई आवास उनके हैं उन पर भी तलाशी ली जानी चाहिए थी। उनका मोबाइल जब्त कर लेना चाहिए था, उनका लैपटॉप जब्त कर लेना चाहिए था। और इसमें ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उनको सुप्रीम कोर्ट के अनुमति से ही आगे आ जाना चाहिए था। पर अब चूंकि बहुत विलंब हो चुका है, देखिए क्या होता है। दूसरा मेरा ये मानना है कि जब तक गवर्नमेंट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक जजेस एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो कर सकते हैं, पर वो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, उसका लिंक क्या है, हवाला का पैसा है या मनी ट्रेल है, क्या है, ये एजेंसीज ही निकाल पाएंगी। और मेरा ये भी मानना है कि उनका जो ट्रांसफर इलाहाबाद किया गया है ये पनिशमेंट नहीं है, जैसा विजय जी कह रहे थे, ये उनको एक रिवार्ड है क्योंकि वो अपने घर में पहुंच गए। और जहां तक सीनियरिटी का सवाल है कि वो नंबर 2 पर थे इलाहाबाद, दिल्ली हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में 9 नंबर पर रहेंगे। सीनियरिटी जजेस की ऑल इंडिया सीनियरिटी मानी जाती है, हाई कोर्ट वाइज सीनियरिटी का कोई औचित्य नहीं होता है, केवल सीनियर जज बनाने के हिसाब से होता है। तो मेरा ये मानना है, एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा आपसे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जस्टिस रे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायमूर्ति अचानक प्रोग्राम बना करके इलाहाबाद आए। उस समय जस्टिस रे लखनऊ में कोर्ट कर रहे थे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के उन माननीय न्यायमूर्ति को अटेंड करने के लिए इलाहाबाद नहीं पहुंच पाए। तो उससे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इतने नाराज हो गए कि उनको सिक्किम ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप ये देखिए, सिक्किम में केवल 2+1 3 की स्ट्रेंथ है और इलाहाबाद में 160 की स्ट्रेंथ है। तो आप इतनी छोटी सी बात पर एक जज को जब सिक्किम ट्रांसफर कर सकते हो, तो ऐसे बड़े मामले में इनको इलाहाबाद ट्रांसफर करके तो इनको इनाम दिया गया है, इनको तो एक रिवार्ड दिया गया है। मैं पूरे सम्मान के साथ, वैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हम लोग कौन होते हैं कहने वाले, अब हम रिटायर हो गए, परंतु ये देखा जाना चाहिए कि क्या उनको इलाहाबाद ट्रांसफर करना चाहिए। जहां तक, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक इलाहाबाद के अधिवक्ताओं द्वारा इसका विरोध करना है कि हम कूड़ेदान नहीं है,
तो लाइटर मोड में मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर कूड़ा तो आप ही का है, आप अपने घर का कूड़ा कहाँ कहाँ फेंकेंगे, किस किस के घर फेंकेंगे, तो आप अपने कूड़े को संभालिए या उसको सुधारिए। तो ट्रांसफर किसी भी रूप में पनिशमेंट नहीं है, किसी का भी ट्रांसफर रूटीन में भी किसी का ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। और इस मामले में तो इलाहाबाद ट्रांसफर करके उनको और एक कहना चाहिए कि रिवार्ड दे दिया गया है कि वो अपने घर में आराम से रहें। मेरा यही मानना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन इनके सारे ठिकानों पर रेड होनी चाहिए थी, पूरा घर सीज कर देना चाहिए था, पर्टिकुलरली उस स्टोर रूम को पूरी तरीके से सील कर देना चाहिए था, उसका पंचनामा बनाया जाना चाहिए था, और जब तक जांच पूरी ना हो जाती तब तक वहां से तथाकथित मलबा नहीं हटाना चाहिए था। वो मलबा किसके आदेश से हटाया गया, क्यों हटाया गया, कहाँ फेंका गया, जैसा कि अब न्यूज में आ रहा है कि सड़क पर फेंका गया। सड़क पर क्यों फेंका गया? जब भी कोई किसी भी क्राइम से रिलेटेड कोई वस्तु है तो उसको एक सुरक्षित रखा जाता है, सीलबंद पैकेट में रखा जाता है, बाकायदा मोहर लगाई जाती है, उसका एक फर्द रिकवरी बनती है। ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इसमें विलंब कर देने से बहुत सी बातें, बहुत से साक्ष्य स्वतः ही मिट गए हैं या मिटा दिए। जी गौर साहब, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपने इतना लंबा अपना करियर निभाया जुडिशरी के अंदर, क्या ये एक अप्रत्याशित मामला कम से कम, क्योंकि आज तक कोई इम्पीचमेंट भी नहीं हुई, ऐसे कोई कहीं कोई सजा भी नहीं हुई है सीधे तौर पे, कुछ कुछ मामले हुए हैं बीच में, लेकिन ये क्या अपने आप में अपनी तरह का पहला मामला है जब इस तरीके से इतना नगद बरामद होना और इस तरह से सीधा सीधा करप्शन का मतलब एक पूरा सीन बन जाना हाईकोर्ट जज के लिए, या पहले भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बड़ा संगीन मामला है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कुछ हुआ है। मगर हमें आज किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की वेट करनी चाहिए। उसके बाद मेरा पूरा विश्वास है जो भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा वो बिल्कुल कानून के हित में होगा और कानून को आगे बढ़ाने के लिए होगा, ताकि लोगों का जुडिशरी पे भरोसा बना रहे, उस दिशा में फैसला आएगा। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है, मैं इस बारे में बड़ा निश्चिंत हूँ। सुप्रीम कोर्ट हमारी बड़ी जिम्मेवार है और वो बिल्कुल ठीक कदम चल रही है और ठीक दिशा में चल रही है, और हमें इंतजार करना चाहिए कमेटी के फैसले का। जी ठीक है, चलिए एक छोटा ब्रेक में यहाँ लेता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद कि अब यहाँ से आगे क्या होगा, मतलब कमेटी का फैसला आएगा, उसके बाद वो फैसला किस तरफ होगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि वो एक विरोध में फैसला आ जाए या इस चीज़ों को सही पाया जाए तो क्या होगा? अगर नहीं होता है, उनको लगता है सब क्लीन था मामले में, क्या ये फैसला, तो ये मामला या ये पूरा जो भी इंसिडेंट है यहीं क्लोज हो जाएगा? आगे ये कैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ परिवर्तन आएंगे? जैसा एक सवाल मैंने पूछा था, मैं और भी विशेषज्ञों से पूछना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार का या एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का इसके अंदर किसी तरह का कोई रोल बनता है या पूरी तरह से ये सिर्फ जुडिशरी का ही मामला है? छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ, ब्रेक के बाद ये कुछ अहम सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर वो सब जला हुआ, पूरा नोटों का बंडल, बोरियां और वो पूरा मामला, हम सब उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसके आगे की बात यह है कि क्या ये हमारे पूरा जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर एक सवाल उठाता है, उसके तौर तरीक़ों पर सवाल उठाता है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या हमारा सिस्टम तैयार है? क्या ऐसे मामले सिर्फ ये वन ऑफ है या फिर ये एक जस्ट बात है जो सामने आ गई? हमने किसी का बयान भी सुना, किसी पार्टी के नेता का, कि क्या सबके घर में आग लगेगी तो ये पता चलेगा? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़े सवाल देश की जनता के मन में है, क्योंकि जैसा अभी बातचीत में भी निकला कि कोर्ट का, न्यायपालिका का दर्जा जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत विश्वास का एक प्रतीक है, और जब ये विश्वास हिलता है तो फिर मन में सवाल आते हैं। तो एक सवाल ऐसा ही विजय जी मन में ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये
इनमें कई बार हमने टकराव देखे हैं, पर अभी जो स्थिति बनी है, क्या कार्यपालिका का भी इसमें कोई रोल या कोई एक्शन हो सकता है या नहीं? है पूरी तरह से सिर्फ न्यायपालिका का ही मामला है, वही निपटेंगे अपने लेवल पे? देखिए, बेहतर हो कि न्यायपालिका अपने निपट कर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने 3 जजों की कमेटी बनाई है और वो इस मसले को देख रही है, ये तो पर्सनल मसला हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को मिलकर अपने घर को साफ करना चाहिए और ये भरोसा पैदा करना चाहिए। ये जरूरत है। आप विपिन जी जहां जा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे खतरनाक लगता है, क्योंकि मैं सरकारों का जुडिशरी में जो इन्वॉल्वमेंट है या नियंत्रण है, उससे थोड़ा सा बचना चाहता हूँ। क्या आप भरोसा करते हैं कि सरकार जो है वो जुडिशरी पर नियंत्रण करेगी? या आज जिस मैंने भी चर्चा की कि एनजेसी का मसला है, तो क्या उससे व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? ये सवाल तो बड़ा सवाल है ना। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो कोई भी सरकार हो, इस सरकार की बात नहीं, हमारे सिस्टम की बात है। उस सिस्टम में मैं एक बहुत सीनियर लॉ मिनिस्टर रहे थे पिछली सरकारों में, उनसे बात करता था, वो बड़ा स्नेह मेरे पर रखते थे। वो अक्सर कहते थे कि अरे जजेज का क्या है, उनको तो विदेश में यात्रा के लिए मिनिस्टर के पास बैठना होता है, मिनिस्टर के पास आने, मिनिस्टर की हाजिरी में रहते हैं। ये बात लॉ मिनिस्टर मुझे कह रहे थे। तो क्या, और जिस तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं, आज मान लीजिए परिवारवाद की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है जुडिशरी में, ठीक है, इन सब बातों की सफाई होनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार का या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लीडरशिप का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो ये परिवारवाद खत्म हो जाएगा? अभी सरकारों में परिवारवाद पर तो चर्चा कर लीजिए, सरकारों के हाल खुद तो देख लीजिए। नहीं, मेरा सवाल विजय जी इस परिप्रेक्ष्य में था, माफी चाहूंगा मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, कि कई बार हम सरकार की तरफ से वहां संतुलन में जुडिशरी की बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एकमात्र फिर आप कहां देखें तो न्यायपालिका की तरफ देखें जब कोई ऐसा मसला आ जाए, लेकिन यहां कोई मसला आ जाए तो क्योंकि अब यहां पर भी हैं तो इंसान ही, और वो भी किसी अच्छे बुरे से ऊपर नहीं है अंततः, तो वहां पर संतुलन कैसे बिठाएं? नहीं, मैं समझता हूँ उसके लिए जैसे बात हुई कि इम्पीचमेंट की बात हुई, उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। कैसे किया जा सकता है? जैसे विराग जी ने बात की कि भाई एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा सकती, उस पर कोई मामला सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता। और आप जानते हैं जजेस से कितना सब लोग घबराते हैं कि जज साहब तो पुलिस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर कोट पहन के नहीं आता तो भी आप डांट देते हैं, सॉरी टू से। तो ये जो डर है ना, क्योंकि पूरी हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जनता, सब लोग जुडिशरी से डरते हैं कि भाई वहां पर कुछ ना हो जाए, वहां पर कोई ना कोई, आप इम्पीचमेंट की बात करते हैं, आप कंटेम्प्ट की बात हर बात पर आ जाती है। तो ये सब मसलों पर भी चर्चा होनी चाहिए, बहुत सारे मसले, क्योंकि आप जो हैं महान हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन उसके बीच में कैसे दखल दिया जा सकता है, और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या हमारी ब्यूरोक्रेसी, इस सिस्टम को, इम्पीचमेंट पे ही खासतौर से अब चर्चा हो रही है, क्योंकि इतने सारे इम्पीचमेंट हुए, उनमें से कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, तो उस पर क्या काम हो सकता है। और आज जो सारी बहस हो रही है कि जज साहब यहाँ पर ये हो गया लेकिन एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती, या और सब चीजें, तो इस सारे सिस्टम को कैसे सुधार किया जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। और यदि एनजेसी पर भी चर्चा होती है तो संसद फिर से आ जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात पे तो नाराज होता है कि उनके कानून को संसद बदल देती है, लेकिन संसद ने जो कानून बनाया वो रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन अपने ही घर के लिए, अपने गले में घंटी बंधने के लिए, यदि आप उस फैसले को, जो हमारे 800 एमपीज हैं जो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके फैसले को खारिज कर देते हैं, तो ये भी तो गंभीर सवाल है ना। पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी कोई भी हो, वो इस तरह के झगड़े में जाना नहीं चाहती, इसलिए उस पर मसले पर बहस नहीं हुई। नहीं तो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर, जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो उसको मोटे तौर पर कैसे देखते हैं कि वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की मंशा है, ठीक है। उस पर हमने संविधान में सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का अधिकार दिया है, लेकिन अपने ही गले में घंटी बांधनी हो तो उसका रिव्यू भी आप करेंगे और उसे खारिज कर देंगे और फिर कोई नहीं बोलेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए और उस पर चर्चा हमें करनी चाहिए। जी बिल्कुल। विराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन विराग जी एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं कि जब हम जस्टिस वर्मा की बात करते हैं, अब मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये पॉसिबल है। तो जब हम पढ़ रहे थे और चीज़ों को खंगाल रहे थे तो 2018 का एक केस मिलता है जिसमें वो किसी प्राइवेट कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं और वो कंपनी किसी लोन फ्रॉड में फंसती है। एक एफआईआर होती है कंपनी और उसके तमाम डायरेक्टरों में, उसमें जस्टिस वर्मा का नाम आया। तो क्या न्यायपालिका के साथ जुड़े, अब 2018 में उनका स्टेटस क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इस तरीके से जो लोग न्यायपालिका के साथ जुड़े हुए हैं या एक्टिव रोल में हैं,
क्या वो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं टेक्निकली? नहीं, जितना मुझे पता है वो जज बनने के पहले की बात रही होगी, जज बनने के बाद तो नहीं बन सकते हैं। और ये पुराना मामला था, ये लोन का मामला था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की कंप्लेंट के बेसिस पे हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट मिल गई थी। पर आपके मूल सवाल पर हम लौटते हैं, सरकार की भूमिका, और विजय त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, उसको मैं एक एक लाइन के 5 पॉइंट बताता हूँ। पहला कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर नाम की चीज़ होती है जो एनजेएसी कानून के बाद जिसके बारे में जिक्र हुआ था, और सरकार को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फाइनल करके उसमें एक अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और नियुक्तियों के बारे में एक सही प्रोसीजर निर्धारित करना चाहिए, बिकॉज पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जजेस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में विफल हो रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात, एक बात आई थी इलाहाबाद में वापस भेजना रिवार्ड है कि पनिशमेंट है, क्या सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हकीकत ये है कि भले ही ऑल इंडिया सीनियरिटी होती जैसे मित्तल साहब बता रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ऑल इंडिया सीनियरिटी के बावजूद भी ऑल इंडिया सीनियरिटी का पालन नहीं होता है, और जज जब जिसकी इच्छा होती है कॉलेजियम उसको चीफ जस्टिस बना देते हैं और उसके जस्टिफिकेशन कर देते हैं। अगर महिला को बनाना होता है तो महिला का जस्टिफिकेशन, अगर क्षेत्र का है तो क्षेत्र का, या कोई और किसी हाई कोर्ट से बनाना है तो वो सीनियरिटी के बेसिस पर, तो सीनियरिटी का पालन नहीं होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की सीनियरिटी का पालन होता है। ये दूसरी बात है। जो तीसरी बात है कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास का फैसला केशवानंद भारती, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई थी, तो क्या जुडिशरी अपने ही खिलाफ जांच करने के लिए उनके पास पावर है? हमारा जवाब नहीं है। और इस मामले में 2 बातें हुई हैं। हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने बोला है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और नोट जलना एक अपराध है, और नोट जलने का वीडियो सामने आया है। तो भले ही जज के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती हो, लेकिन नोट जलने के मामले में, साजिश के मामले में, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी, जिसमें दिल्ली पुलिस, जिसमें फायर ब्रिगेड, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस से जानकारी हासिल की जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार इस मामले में एफआईआर करके स्वतंत्र जांच कर सकती है और उस पर कोई रोक नहीं है। ये तीसरी बात है। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जजों की नियुक्तियों के बारे में है, और जिसमें उन्होंने बोला है कि नेताओं के हाथ में अधिकार नहीं देना चाहिए, इसको मैं अवैध शराब के धंधे से जोड़ता हूं। गुजरात और बिहार में अवैध शराब का धंधा सबसे ज़्यादा जोरों पर है और पुलिस और सरकार के जो अफसर के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरीके से भले कॉलेजियम सिस्टम हो, लेकिन जजों की नियुक्ति सरकार की सहमति से ही होती है, और जब सरकार की सहमति नहीं होती है तो जजों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति 3 दिन के भीतर फाइनल हो जाती है, और देश में 1/3 हाई कोर्ट के जज खाली पड़े हुए हैं और 25 लाख देश में वकील हैं, फिर भी वहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने गोटियों को फिट करते हैं, सभी लोग अपने अपने कैंडिडेट को चाहते हैं। और ये जजों की और सरकार के बीच की जुगलबंदी की वजह से संविधान और लोकतंत्र दोनों संकट में पड़ते हैं। पारदर्शिता चाहिए, क्योंकि जो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात जुडिशरी बार बार विफल हो रही है, इसलिए हर चीज़ का एक सिस्टम बनना चाहिए और जवाबदेही जरूर बननी चाहिए। सिस्टम और जवाबदेही। एक सवाल ऐसे में, क्योंकि इस सिस्टम और जवाबदेही की बात हो रही, मित्तल साहब मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा हाइपोथेटिकल साउंड करेगा मेरा सवाल, लेकिन पूछना जरूरी है। हमें नहीं पता कि अभी इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या निकलेगा, लेकिन अगर इसका कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलता है जिसमें यह पाया जाए कि भाई हाँ दोषी हैं, गलत हुआ है, तो अब न्यायाधीश रहते हुए जो फैसले उनकी तरफ से हुए हैं, क्या उन पे सवाल नहीं उठ जाएगा? निश्चित रूप से एक ये मांग जनता में हो रही है कि उनके द्वारा जो भी फैसले किए गए हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जानी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इनके सारे ठिकानों पर, इनके आवास पर, इनके लॉकर्स का, इनके मोबाइल फोन का, इनके लैपटॉप का, सबको सीजीआई साहब को जब्त कर लेना चाहिए। मेयरली ये कह देना कि आप अपनी कॉल डिटेल डिलीट नहीं करेंगे या आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मेरी राय में ये पर्याप्त नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत से हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के और अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। मान्यवर, मेरा ये अनुभव है और मेरा ये मानना है कि कोई भी जज पहले दिन से बेईमान या नियुक्ति से पहले बेईमान नहीं होता है। वो बेईमान बाद में परिस्थितियों को देख करके बनता है। वो बाद में ऐसे लालच में या किसी और उसमें फंस करके बनता है। तो बेईमानी का या भ्रष्टाचार का कॉलेजियम सिस्टम से और एनजेईसी से कोई लिंक नहीं है। जो भी
मेरा तो अपना अनुभव है, करीब 45 साल की मेरी जुडिशियल सर्विस है। जब भी कोई नया व्यक्ति, चाहे वो लोअर जुडिशरी में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, नियुक्त होता है तो वो पाक साफ होता है, परंतु बाद में वो बेईमान हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो इसका एनजेसी से, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इन हाउस इंक्वायरी के साथ साथ इसमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में और ब्रॉडर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इसमें दिल्ली पुलिस को भी आगे आना चाहिए, इसमें ईडी, इसमें सीबीआई, उनके घर की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उसको भी तुरंत जब्त कर लेना चाहिए, और इसमें इन्वेस्टिगेशन किसी अच्छी एजेंसी को, एनआईए को दे दें आप, या और किसी एजेंसी को दे दें जो इसका अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर सके, उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से हमें जो 3 जजेस की कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, वो रिपोर्ट क्या देते हैं। जी जी, क्विकली गौड़ साहब, क्या हो कि एक विश्वास, क्योंकि ऐसी चीज़ों से हिल जाता है कई बार। आप देखिए जिस तरह से हमारे बाकी पैनलिस्ट ने यहाँ पे बातचीत की है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक मामले की बात है, बहुत सारी बातें हैं जो कई बार रहती हैं अंडर द लाइन, जिसको आप कह सकते हैं, बिटवीन द लाइन जिसको आप कह सकते हैं, कि भाई जुडिशरी भी आखिरकार इंसानों से बनी हुई एक चीज़ है, वहाँ पर भी सही गलत सब कुछ होता है। लेकिन क्या ऐसा किया जाए जिससे वो विश्वास फिर से बुलंद हो? देखिए, इसके लिए जो अभी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हो रही है, वो उनके पास भी ये पावर्स हैं कि वो किसी भी एजेंसी से अपनी हेल्प लेके वो दे सकती हैं। और जजेस का भी ये मानना है कि वो ये नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि जुडिशरी पे उंगली ना उठे। इसलिए हर जज की यही कोशिश होती है कि जुडिशरी पाक साफ रहे, और इसलिए हमें इन पे विश्वास करना चाहिए और इनकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। आज कुछ किसी कंक्लूजन पे पहुंचना सही नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा कि हम किसी निष्कर्ष पे भी नहीं जा रहे हैं, कोई जांच भी यहाँ नहीं बिठा रहे हैं, कोई मीडिया इंक्वायरी जैसी चीज नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर एक बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जो कि एक सर्वव्यापी मुद्दा है, क्या जुडिशरी भी उससे अछूती नहीं है? अब इस तरह की घटना ही सामने आ गई, जहां घर से इतना कैश मिल गया, जहां इस तरह से जले हुए नोट मिल गए, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर एक इंक्वायरी लगा दी है, ट्रांसफर हुआ और तमाम चीजें हुई। तो अब देश के उच्चतम न्यायालय की तरफ पूरे देश का, क्योंकि जैसा शुरू में भी सभी लोगों ने कहा कि विश्वास का प्रतीक है हमारा जो न्याय व्यवस्था है, हमारा जो पूरा जुडिशरी सिस्टम है, लेकिन वहां पर अगर ऐसी कोई चीज होकर आती है तो सबके विश्वास को हिलाती है, क्योंकि वो विश्वास की सर्वोच्च जगह है। तो अब उसी सर्वोच्च न्याय के मंदिर पर हमारी नजर होगी कि वहां से क्या निकल कर आता है। लेकिन कुछ सवाल लाजमी थे जो आज हमने पूछे, आगे जिस तरह से चीजें निकल कर आएंगी वो हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला।